और अपर प्राइमरी में वो 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। और जहां तक उन्होंने प्रश्न उठाया कि विद्यालयों में जो शिक्षक की कमियों की जो बात कर रहे हैं कि विद्यालयों में शिक्षक की कमी है, तो हमारे पास में इस वक्त विद्यालयों में लगभग 6,28,915 अध्यापक हैं, जिसमें कि हमारे शिक्षा मित्रों को भी हम सब लोग सम्मिलित करते हुए 1,47,767 हमारे पास शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक 27,515 हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ हाँ नमस्ते। आप ही कर रहे थे मैसेज? जी मैसेज कर रहे सर। वो बुद्धि वाली बात जो आप बताएं तो ऐसी बात नहीं है सर। क्या है ना कि जैसे कि अब इतने दिन से 4-5 साल से लगे हुए हैं, परेशान है थोड़ा सा, मतलब कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैल गई है सर ना कि बहुत दिक्कत होती है। मतलब इसे सोचना है कि जो आपका पोस्ट है हम उसको मतलब चाहते हैं वो भी सही हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो वो भी अच्छा है। एक मिनट एक चीज बताइए, जी कभी ट्रेन में सफर किए हैं? जी जी हाँ किए हैं। तो ऐसा भी कभी हुआ है कि बिना टिकट के सफर किए हैं? नहीं, कभी बिना टिकट कभी हम कभी नहीं किए हैं। अच्छा, आपने कभी किसी को देखा हो बिना टिकट का सफर करते? हाँ देखा है। तो जो बिना टिकट के जब सफर कर रहा होता है, जी समोसा वाला आता है या कोई भी आता है, जी अचानक से जब उसके आसपास आता है तो वो उसको भी देख करके टीटी झटके में समझ के घबरा जाता है कि नहीं? जी जी हाँ यानी कि बिना टिकट के बैठा व्यक्ति, चाहे वो कोई आए जाए, वो हर किसी को टीटी समझ समझ करके डरता रहता है, जी कहीं टीटी तो नहीं आ रहा। जी जी जब इंसान डिस्टर्ब रहता है, माइंड में कुछ चल रहा होता है, उथल पुथल, जी तब उसको वास्तविकता नहीं दिखती है। जी बिल्कुल ये सत्य है। इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान जी रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं सर। यानी कि वो बैठा है ट्रेन में, टिकट नहीं लिया है, उसको ये बात पता है, लेकिन आने जाने वाले लोगों को तो नहीं पता ना ये बात। बिल्कुल बिल्कुल और उसको डर किससे है? टीटी से है। टीटी से है। लेकिन अब वो तो ये नहीं जानता कि टीटी किधर से कब आ जाएगा। तो जी उसकी नज़र इसी पर रहती है कि बस टीटी हमको ना देखने पाए, और इस चक्कर में वो टीटी पर जो है बस नज़र रखना चाहता है कि बस टीटी आया, हम कैसे अपने आप को छुपा लें या बच के निकल जाएं। जी और उस चक्कर में कोई भी आता है, एक समोसा वाला भी आ जाएगा बेचते हुए, तो वो उसको भी देख करके भ्रमित हो जाता है, एक बार डर जाता है झटके में, कहीं टीटी तो नहीं आ गया। जी तो इस एग्जाम्पल से हम ये आपको समझा रहे हैं कि अगर दिमाग स्थिर नहीं है, चाहे वो दुनिया कितना भी बड़ी से बड़ा विद्वान इंसान हो, समस्या में अगर वो है, माइंड जी उसका डिस्टर्ब है, तो कुछ न कुछ गड़बड़ ही करेगा। वो सही चीज नहीं सोच पाएगा, है लेकिन ना? सर जो आप जो ग्रुप में आप पोस्ट भेजे हैं सर, वो मान लीजिए जैसे कि कोई ऑफिशियल, जैसे कि मान लीजिए टाइपिंग किया है ठीक है, लेकिन फिर वही कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है तो मतलब कैसे विश्वास कर लें कि ये सही हाँ है? मतलब हाँ, आपका सर सवाल थोड़ा सा। सही है। एक पोस्ट हम लिख रहे हैं और किसी और का एक पोस्ट लिखा हुआ आपने हमें दिया है। जी जी अच्छा, दोनों पर बात करते नहीं, हैं। वो तो दोनों अपना विचार, जैसे वो तो अपना नहीं, विचार दिया कि जैसे कि वक्तव्य। वो विचार उनका नहीं है। आपको तो पूरा मैटर ही नहीं पता रहता। आप लोग पता नहीं कौन से दुनिया में रहते हैं। बस आपके पास जो आएगा, नहीं, जैसे शिक्षा मंत्री जो बहस किए थे आज हाँ, मतलब कि उसे विधानसभा में, बोलिए। उसी का वक्तव्य के हिसाब से वो बंदा जिससे बोल दिया कि जिससे वक्तव्य से लग रहा है कि मतलब वैकेंसी नहीं आने वाली है, तो हाँ, बाकी। अब आप आए हैं मूल पर। चलिए मूल पर चलते हैं। देखिए, कोई भी चीज हड़बड़ी में, जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष में मत पहुंचिए। आराम जी से बात कीजिए। कहीं ना आप भागे जा रहे हैं, ना हम भागे जा रहे हैं, ना कुछ जी जल्दी है कहीं। एकदम आराम से स्थिर होकर के दिमाग को शांत करके समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, जी अभी आपने एक पोस्ट भेजा स्क्रीनशॉट, किसी जी ने लिखा है, ठीक है, वो लिखा है, जो भी लिखा है वो उसके अपने विचार हैं, जो उसने कहीं से सुना, जो कुछ उसके दिमाग में जो बातें आई, वो उसने लिख जी दिया। तो जब लिखा तो पहले हमें ये ध्यान देना होगा ये व्यक्ति कौन है और लिखने का कारण क्या बना। तो आपने अभी बताया कि लिखने का कारण है कि जो हमारे मंत्री जी हैं, उनका उनका उन्होंने वक्तव्य। वक्तव्य सुना और लिख जी दिया। चलिए, हम आपसे 2 सवाल करेंगे और दोनों का जवाब एक शब्द में देना है, ठीक जी है? आज सूरज किधर से निकला था? जी पूरब से। आज सूरज किधर ढला? पश्चिम में। अरे, आपने तो उत्तर बदल दिया। पहले आप पूरब कह रहे हैं, दोबारा आप पश्चिम कह रहे हैं। ये क्यों? अरे सर, पूरब में उगते हैं और पश्चिम ढलते हैं।
यानी आपने अलग अलग जवाब इसलिए दिया क्योंकि सवाल ही अलग अलग हुआ। जी इस बात को समझते हैं कि नहीं कि अगर सवाल बदल जाएगा तो उत्तर भी बदल सकता है। जी तो अगर मंत्री जी से कोई सवाल किया जा रहा है, चाहे जिस भी स्टेज पर हो रहा हो, जिस भी मंच पर हो रहा हो, जो सवाल जी किया जाएगा वो उसी का जवाब देंगे ना। जी बिल्कुल, यही बात सत्य है। अगर आपसे हम पूछें आपके घर में कितने सदस्य हैं तो आप क्या जवाब देंगे? 5। और अगर हम ये पूछें कि आपके घर में कितनी महिलाएं हैं 4। तो सवाल बदलने से प्रश्न का उत्तर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? जी जी अच्छा, अब आते हैं मंत्री जी के वक्तव्य पर। हमने 2 उदाहरण दिए हैं, आप उसको समझ गए तो मंत्री जी का भी समझने का प्रयास कीजिए। मंत्री जी से जो चर्चा हो रही है, ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार इस तरह की चीजें आई हैं सामने। ये वाले जी मंत्री जी और इसके पहले वाले मंत्री जी थे, जी। उन्होंने भी अनुपात समानुपात की बात की। हाँ हाँ, कह रहे थे पहले अच्छा, दोनों। जब भी वो अनुपात समानुपात की बात करते हैं, चाहे अभी वाले मंत्री जी बात कर रहे हैं, तो उस पे हो हल्ला खूब मचता है। बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए कि वो कह क्या रहे हैं और उनसे सवाल क्या किया गया। सवाल उनसे जो किया गया है, चाहे अभी वाले मंत्री जी से, चाहे पहले वाले मंत्री जी से, ठीक है, या ये लोग मीटिंग जब करते हैं तो वहां पर जिस चीज पर चर्चा होती है तो वो पॉइंट क्या होता है, ठीक है, उस पर आते हैं। यहाँ पर जो भी चर्चा हो रही है या जो भी सवाल हो रहा है, ये सवाल हो रहा है अनुपात का। तो पूछा जा रहा है कि छात्र शिक्षक अनुपात कितना है या पूरा है या नहीं है, इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं। वहां ये नहीं पूछा जा रहा है कि हर कक्षा में अनुपात है कि नहीं है, हर जी स्कूल में अनुपात है कि नहीं है, जिले में अनुपात है कि नहीं, ये सब नहीं पूछा जा रहा है। वहां सिर्फ सीधा सा सवाल किया जा रहा है कि छात्र शिक्षक अनुपात कितना है या नहीं है पूरा, ठीक। जी तो जब उनसे ये सवाल किया जा रहा है तो भाई वो पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, जी जी तो वो जब भी बात करेंगे पूरे प्रदेश की बात करेंगे। बिल्कुल। तो वो आंकड़ा रख देते हैं कि भैया पूरे प्रदेश में इतने बच्चे हैं, पूरे प्रदेश में इतने शिक्षक हैं, ठीक। और अनुपात की जब बात आएगी तो वहां पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप शिक्षक सिर्फ कार्यरत शिक्षक जो परमानेंट शिक्षक हैं उनको बताना है, वो सिर्फ शिक्षक की बात हो रही है, ठीक है। तो सवाल करने वाला जो सवाल कर रहा है उसी हिसाब से वो जवाब दे रहे हैं। तो जब पूछा गया अनुपात की बात तो वहां पर आ जाते हैं बच्चे और आ जाते हैं शिक्षक। अब वो शिक्षक परमानेंट हो चाहे संविदा वाले हों, संविदा वाले में। ठीक। तो उन्होंने बच्चों का लिया संख्या, उन्होंने सारे शिक्षकों को अब उसमें देखिए बोल रहे हैं, शिक्षा मित्र भी हैं शामिल, अनुदेशक भी हैं शामिल, वो बोल रहे हैं, है ना। जी तो वो सबको लेकर के टोटल संख्या बता दिए शिक्षकों का, और फिर उसके बाद अनुपात निकाल के बता दिए कि भैया अनुपात पूरा है बल्कि शिक्षक अधिक हैं। तो अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आया, उन्होंने पहला तो संविदा शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया है, जी ठीक। अगर यही सवाल बदल दिया जाए और सवाल किया जाए कि बच्चे कितने हैं और परमानेंट शिक्षक उनके अनुपात में कितने हैं, हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। तब उनको शिक्षा मित्र को अनुदेशक को हटाना पड़ेगा उस संख्या में से। हाँ, ये तो बोले नहीं वो लोग। तो यहाँ तो सवाल करने वाले ने ये तो कहा नहीं हाँ कि हाँ, आप सही बात। संविदा वालों को मत बिना जोड़े बताइए, ऐसा तो सवाल उसने किया ही नहीं। सही बात। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, सवाल करने वाले ने ये तो पूछा नहीं कि हर स्कूल में अनुपात कक्षा वाइज होना चाहिए, वो अनुपात है कि नहीं है, ये भी उसने नहीं कहा। नहीं पूछा, हाँ। तो सवाल को समझिए, वो कहीं गलत नहीं बोल रहे हैं, 100% सही बोल रहे हैं। जो सवाल किया गया है वो वही जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं देखिए। जो हमारे पोस्ट है, हमारा पोस्ट है। अच्छा जी तो जी हमारा पोस्ट आप कह रहे हैं कहीं दिख नहीं रहा है, जी, मतलब हाँ ऑफिशियल। एक पोस्ट किसी ने लिखा, ठीक है, जी मंत्री जी की बातों को बिना समझे तोड़ मरोड़ करके अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपने जी अज्ञानता में लिख दिया, उसको आप मानने को तैयार हैं, जबकि उसका लिखित में कोई प्रमाण नहीं है। और हमने उसको भी गलत साबित कर दिया कि भाई वो जो लिख रहा है पोस्ट 100% गलत लिख रहा है। लिख रहा है कि नहीं गलत? जी बिल्कुल गलत लिखा है जी, वो अपना अपना विचार दिया है। उसको अपना विचार देना है हाँ तो वो स्पष्ट लिखे ना कि उनसे ये पूछा गया इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन ऐसा ऐसा होना चाहिए, हाँ, इसलिए इतने पद होने चाहिए, इतना पद खाली है, ये सब लिखता डिटेल में, तब तो हम मानते कि ये कोई जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति लिख रहा है। लेकिन उसने क्या लिखा है, उसने बस सीधा सीधा जो सुना उसी पर अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी कुंठा निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम जो लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं, हम बार बार सबसे एक ही सवाल करते हैं, आपसे भी वही सवाल करेंगे। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा है? जी बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने पढ़ा है,
तो कोई एक लाइन और कोई एक पेज बताइए कि आपने क्या पढ़ा, कहाँ पढ़ा उसमें एक। एक पेज मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कोई अंश बताइए। जैसे कि पहले क्या था कि 1986 में 10+2 था और +3 था, तो इसमें क्या है कि 5+3+3+4 हो गया है। ठीक है, ये तो भाई अखबारों में, टीवी पर खूब चर्चा हो, ये एक पॉइंट आपको याद है। और सर चलिए हम बताते हैं, आपने पढ़ा नहीं है, आपने जो सुना है उस पर आप चर्चा कर रहे हैं, और होता भी यही है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अभी भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि जैसे सरकारी दस्तावेज आते हैं और आप यूं ही पढ़ के बस छोड़ देते हैं, ऐसा मत कीजिए। हमने उस वीडियो को बार बार ग्रुप में डाला है, फिर से डालेंगे, सुनिएगा। उसमें वो कह रहे हैं कि सरकारी दस्तावेज समझकर इसको यूं ही मत छोड़ दीजिए, ये बहुत ही गहराई इसमें है, बहुत सारी चीजें इसमें है। सुनिएगा, उनके शब्द हमें नहीं याद हैं एग्जैक्टली, लेकिन उन्होंने कहा है क्वामा फुल स्टॉप के साथ इसको पढ़िए और इसको समझिए और बच्चों के साथ चर्चा कीजिए, प्रतियोगिताएं कराइए। क्यों कह रहे हैं वो, ताकि इसको आप अच्छे से समझिए। ठीक है, आपने पढ़ा नहीं है, आपने सिर्फ जो अखबार में पढ़ा, जो फेसबुक वगैरह पे लोग लिख रहे हैं, जो एग्जाम में कुछ प्रश्न बनते हैं, तैयारी वाला में जो चर्चा है, वो आपने वो पॉइंट पकड़ लिया है। जी। तो जितना मेरे पोस्ट में लिखा है वो उसका सार जो है, आप जब शिक्षा नीति पढ़ेंगे उसी में है। ठीक, उसमें साफ लिखा है संविदा समाप्त होगा 2022 तक ही संविदा चलना है, इसके बाद समाप्त होना है। तो जब संविदा समाप्त होगा, ये जो मंत्री जब गणना करा रहे हैं, उस गणना में जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, तो ये जो पद गिनती उसमें हो रही है, तो ये भी खाली होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल खाली होगा। तो वो पद भरे जाएंगे कि नहीं भविष्य में? जी, भरे जाएंगे। भाई हमारे देश का जो शिक्षा विभाग का शिक्षा मंत्रालय है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी ने जारी किया है, हम अपनी तरफ से तो किए नहीं है। जी एक सवाल है, जैसे कि मान लीजिए रुके, हम इसीलिए कहते हैं जो भी फोन करे पेन पेपर लेकर, मन में सवाल आएगा बात करते करते, तो एक टॉपिक चल रहा है, बीच में सवाल करेंगे तो टॉपिक चेंज हो जाएगा, बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो सवाल को या तो माइंड में रखिए या तो कहीं लिख लिया कीजिए। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि संविदा जब समाप्त होगा, तो जो आज गिनती हो रही है शिक्षा मित्र अनुदेशक की अनुपात दिखाने के लिए, तो संविदा जब खत्म होगा, समाप्त होगा, तो ये पद भी भरे जाएंगे परमानेंट। तो ये पद आप खाली मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एक तरह से खाली है ना? खाली हो जाएगी जी। खाली हो नहीं जाएगी, खाली है आज भी, बस संविदा द्वारा काम चल रहा है। ठीक, अच्छा। और जो मंत्री जो बात कर रहे हैं, मंत्री जी पूरे प्रदेश का एक साथ संख्या ले रहे हैं। आपसे सिर्फ छोटा सा सवाल कि एक स्कूल है, उसमें 5 कक्षाएं हैं, 1 से 5 तक जी। हर कक्षा में एक मान लेते हैं कि 10-10 बच्चे हैं, तो कुल बच्चे हो गए 50। मानक कहता है कि 30 पर 1 शिक्षक, बिल्कुल 50 बच्चे हैं तो 2 शिक्षक। जी। क्या संभव है कि 2 शिक्षक 5 कक्षाएं पढ़ाएंगे, पढ़ा सकते हैं? नहीं। या तो उनको साथ बैठाएं जी। अब साथ बैठाएंगे तो क्या उनकी किताब पढ़ा पाएंगे? उनको नहीं पढ़ा पाएंगे, किसी एक को ही पढ़ाएंगे टाइम में। और अगर दोनों को अलग अलग बैठा रहे हैं, एक ही कक्षा में अलग अलग, और दोनों को पढ़ा रहे हैं, तो पूरा फोकस एक पर नहीं कर पाएंगे, और 40 मिनट के क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा पाएंगे दोनों को, न इसको ठीक से पढ़ा पाएंगे ना उसको। तो कुल मिलाकर के ये जो अनुपात है, जो पूरे प्रदेश का अनुपात निकाला जा रहा है, आरटीए का 2009 में आया, तब भी कहा गया कि कक्षा वाइज अनुपात निर्धारित होगा, और अगर बच्चे ज्यादा हैं क्लास में तो कक्षा का सेक्शन बनेगा, है ना? तो जब हेलो हाँ, आवाज रुक कर आ रही है, बोलिए। आवाज चली गई थी। तो ये बताइए, अभी जो प्रदेश पर निकाला गया है अनुपात, ये जिस दिन हर कक्षा में, अभी हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी योजना का घोषणा कर चुके हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया हो न दिया हो, हर कक्षा में शिक्षक। तो जिस स्कूल में 50 बच्चे हैं और 2 शिक्षक का अनुपात वहां चल रहा है प्रदेश स्तर पर, तो वहां पर 3 शिक्षक और बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। तो अगर ऐसे ही पूरे प्रदेश में ये जब हर कक्षा में 1 शिक्षक योजना लागू होगी, तो लाखों में संख्या शिक्षकों की जरूरत होगी कि नहीं? जी बिल्कुल होगी। तो आप वो ध्यान दीजिए, जो योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत
चलाई जा रही है और वो धीरे धीरे पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आज कह दिए तो आज ही हो जाएगा, हो सकता है 6 महीने, जी हो बिल्कुल सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 10 साल लगे। ठीक है, तो बिल्कुल। राष्ट्रीय शिक्षा जी नीति 2020 में आया था। उसके बाद हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा किया हर कक्षा में एक शिक्षक योजना हम लागू करेंगे। करेंगे मतलब उन्होंने जब कहा था तो भविष्य के लिए कहा था, अभी वो योजना लागू नहीं हो पाई है। अभी क्या हो रहा जी है, अभी ऐसी कंडीशन है स्कूलों की कि कमरे ही नहीं है। जी जी तो अगर हर देख रहे कक्षा हैं। में एक शिक्षक देना है हमें, तो पहले कमरे तो अलग अलग करने होंगे ना। बिल्कुल। तो आपको जानकारी है, किसी भी टीचर से आप पूछिएगा जो स्कूल में है, कमरे बन रहे हैं पिछले 5 साल से। हम्म। और आप जानते हैं कि अगर आपको अपने घर में एक कमरा बनाना है तो खर्चा कितना आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक रूम यहाँ का पर कम से कम 1.5 लाख। और यहाँ एक पर रूम का जो है और यहाँ पर जो है पूरे यूपी की बात करेंगे आप तो 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, 1,58,57,000 करीब जो है प्राइमरी हैं, जूनियर हैं। अगर एक एक कमरा भी हर जगह बनाना शुरू कर देंगे तो 5 लाख अगर स्कूल है कुल मान लेते हैं औसत कि लमसम 4 या 5 लाख हैं, अगर एक एक कमरा हर स्कूल में भी बनाना है तो कितना पैसा चाहिए। तो ये तो संभव नहीं है कि एक ही साल सब हो अरबों जाए। अरबों रुपया। तो इसको जो है योजना बना करके ही तो करेंगे, थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल। आज आज जो है 10 स्कूल में इस साल, 10 स्कूल में अगले साल, 10 हम आंकड़ा ले रहे हैं, 10,000 10 हो जी सकता है। उनका बजट डिसाइड करेगा। अगर वो 10,000 भी करके बढ़ेंगे या 50,000 करके बढ़ेंगे, जैसे फर्नीचर दे रहे थे 25,000 स्कूलों में, एक साथ नहीं संभव था। तो हर साल जी 25,000 स्कूलों में फर्नीचर दे रहे थे, तो 5 साल में 1,25,000 स्कूलों में फर्नीचर दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे? दिए होंगे ना। जी तो बिल्कुल। ऐसे ही कक्षाएं भी बन रही हैं पिछले 5 साल से। और लक्ष्य जब आप पढ़ेंगे, जब समग्र शिक्षा अभियान के लिए बजट घोषणा कर रहे थे अनुराग ठाकुर जी, आपने जी सुना हो या न सुना हो, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमने तो सुना था। तो हाँ उन्होंने हाँ उसमें भी बताया कि आने वाले 5 सालों में हम स्कूलों में और कमरे बनाएंगे। और उन्होंने लक्ष्य भी रखा कि 5 साल का, क्योंकि एक साल में संभव ही नहीं है, तो आने वाले 5 सालों में भी और कमरे बनेंगे। तो स्कूल में समस्याएं बहुत हैं। पहले आप समस्या दूर करेंगे या पहले शिक्षक ही दे देंगे वहां पर कि नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। भाई शिक्षक पहले देने का मतलब है कि वो 1 रुपया देंगे नहीं, लेने लेंगे बल्कि, है ना। हाँ हाँ, नहीं आप सही कह रहे हैं सर। क्योंकि शादी से पहले भी वही होता है कि पहले लोग घर बनवाते हैं, वो कर रहे हैं, तब फिर शादी भी करते हैं। तो हाँ, वैसा ही मतलब कि सिस्टम है विद्यालय का भी। तो आप जब देखेंगे 2017 में जो गवर्नमेंट आई हाँ है, इन्होंने जो समस्याएं थी उन समस्याओं को हल करना शुरू किया है। जो टीचर स्कूल नहीं जाते थे पढ़ाते नहीं थे, बिना टाइम पर जाते थे, व्यवस्था एकदम डिस्टर्ब थी। 5 साल से तो उसको सुधार कर रहे थे, नए लोगों को ले आए, फिर वो भी हो जाएंगे तो ज्यादा संख्या हो जाएगी। जी। तो पहले तो सर जो जो ये है, लोग हम्म, निजीकरण जो बोलते हैं लोग, इसका मतलब कि गलत है ना निजीकरण? निजीकरण ये सिस्टम की बात कर रहे हैं या निजीकरण जो हो रहा है उसको गलत आप नहीं कहना चाह रहे हैं? नहीं, जैसे कि जो जैसे बोलते हैं प्राइमरी को निजीकरण हाथों दे देगी, मतलब कि बड़े बड़े पहली मतलब बात कि लोगों। पहली बात निजीकरण 100% सही है। और निजीकरण और तेजी से होना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अगर आप कॉमर्स पढ़ेंगे, अगर आप अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़े हैं सर, कॉमर्स से अगर पढ़े आप हैं। अगर आप जो है पढ़े हैं तो आपको पता होगा जितने विकसित देश हैं वो आज विकसित इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। आपने पढ़ा होगा कि जी समाजवाद होता है, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है और पूंजीवाद, 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो जब कोई नई अर्थव्यवस्था होती है तो वहां पर लोगों के पास पैसा नहीं होता है, आम जनता के पास। तो वहां पर की सरकार जो है बड़े बड़े काम करती है, तो वहां पर उस वक्त समाजवाद की जरूरत होती है। ठीक है। जी जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, कुछ लोगों के पास पैसा आने लगता है, तो फिर गवर्नमेंट कुछ चीजें अपने हाथ से छोड़ करके उनको देती चली जाती है, भैया अब तुम भी कुछ करो। जी ठीक। बिल्कुल। तो ऐसे ही फिर जो है आपने देखा होगा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बीएसएनएल। लेकिन लेकिन सर निजीकरण में जातिवाद होती है सर, ये जातिवाद भी रुकिए होती है। रुकिए, एक साथ सब कुछ संभव नहीं है। एक टॉपिक पर एक समय में बात कीजिए। ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आपने मांग पूर्ति पढ़ा होगा कि मांग अगर स्थिर रहे तो पूर्ति अगर बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए। हाँ हाँ, एक चीज को स्थिर कर सप्लाई दिया, सप्लाई और डिमांड। एक चीज को स्थिर करके आप दूसरी कंडीशन को बदलते थे। तो हर चीज एक साथ बदलेंगे तब तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे ना। तो हर चीज एक साथ बिल्कुल मत बदलिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो अब देखिए समाजवाद का टाइम बहुत पहले था, सैकड़ों साल पहले। फिर आया मिश्रित। तो जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, जिस समय बीएसएनएल चरम पर था, सिर्फ बीएसएनएल ही हर जगह था, तो जी उन्होंने इस चीज को जो है समझते हुए भारत में
एयरटेल को लाए, भारत में हच जो कि आज वोडाफोन आइडिया के नाम से है, न जाने कितनी कंपनियों को भारत में लाने दिए। भाई बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे ना मनमोहन सिंह जी। बिल्कुल बिल्कुल। भारत में एयरटेल आया किसके कार्यकाल में? उन्हीं के कार्यकाल में। ये उन्हीं के वोडाफोन आया एलपीजी। उन्हीं के कार्यकाल में। रिलायंस वगैरह, जियो वगैरह, जो भी, जियो तो अभी आया, रिलायंस तो उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ। जी एलपीजी सब भाई अगर अभी एलपीजी वाले को आप गलत मान रहे हैं, आप जो इससे पहले वाले को देख लीजिए, वो भी तो लेकर आया। अच्छा, भारत के अंदर स्टेट बैंक था, ठीक, जी जो ये एचडीएफसी बैंक है सबसे बड़ा, आईसीआईसीआई बैंक है सबसे बड़ा, एक्सिस बैंक है प्राइवेट में सबसे बड़ा। ये तीनों सबसे भारत बड़ा। में कब आए हैं? मनमोहन सिंह या उससे पहले सरकारों में आए हैं। तो मनमोहन सिंह में खास तौर पे। तो आप जी जब बात करेंगे ना, तो एक चीज से ग्रसित होकर मत बात कीजिए कि हाँ वर्तमान में सरकार ये है या पहली वाली सरकार ये थी, हम इसको पसंद करते हैं, उसको नापसंद करते हैं, इसलिए नहीं। आप जब चर्चा कीजिए तो बिल्कुल फेयर चर्चा कीजिए, किसी को आप जो है पक्ष मत लीजिए किसी का। पहली बात तो निजीकरण कहीं से गलत नहीं है। और दूसरी बात, आपके आसपास सरकारी स्कूल है और कितने प्राइवेट स्कूल आप देख रहे हैं? एक दो हैं या सैकड़ों होंगे, आप जहां तक गए होंगे कभी देखे होंगे तो। प्राइवेट तो बहुत ज्यादा सारे स्कूल हैं। तो ये जितने प्राइवेट स्कूल आप आज देख रहे हैं, क्या ये इधर 2-4 साल में हुए हैं? नहीं पहले से ही ना। 10 पहले से। साल से चल रहे हैं, न जाने कितने साल से चल रहे हैं। जी तो निजीकरण स्कूलों में या शिक्षा में आज पहली बार हुआ है? पहले से है भाई साहब, समझने का फर्क है बस यहाँ। जी तो इसका प्राइमरी जिससे कि प्राइमरी की देखा जाए, जो प्राइमरी का स्तर है वो जिससे सरकार के हाथ में तो बढ़िया रहेगा। बाकी जिससे आप कि ये तय नहीं कर सकते क्या बढ़िया होगा, क्यों? क्योंकि आप जब भी तय करेंगे आप थोड़े स्वार्थी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, तो नौकरी करने वाला व्यक्ति कहेगा नहीं सरकारी ही रहना चाहिए, निजी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी नौकरी जा रही है या उसकी नौकरी न मिलने के चांसेस हो रहे हैं। नहीं, यहाँ ये मत देखिए, यहाँ ये देखिए कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से क्या करना चाहिए, अभी कंडीशन क्या है हमारे देश की, किस तरह से क्या करें। तो देखिए बहुत लंबा टॉपिक और बहुत बड़ा टॉपिक, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, जी ठीक है। निजीकरण, जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कभी इस पर जो है ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। या तो वो अनपढ़ होगा, जो कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होगा, कॉमर्स नहीं पढ़ा होगा, या तो फिर वो किसी चीज से ग्रसित होगा। ग्रसित मतलब बीजेपी विरोधी हो सकता है, कांग्रेस का पक्षधर हो सकता है, सपा का पक्षधर हो सकता है, किसी अन्य पार्टी का पक्षधर हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रेवड़ियां ना बांटें, ठीक, उन्होंने किस पॉइंट पर बोला और क्या क्या चीजों को बोला, लेकिन उसी को दूसरा विपक्ष यानी कि केजरीवाल को ले लें, वो बोल रहे हैं फ्री में जो आप बिजली दे रहे हो, फ्री में या इस तरह का कुछ दे रहे हो, और उसके बाद एक तो उधर फ्री दे रहे हो, ऊपर से कर्ज बढ़ाए जा रहे हो। तो उस पर उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने जो पॉइंट बोला, लेकिन केजरीवाल उसको घुमाकर कैसे लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं। जनता से जब वो भाषण देते हैं, पूछते हैं बताइए क्या रेवड़ियां गलत हैं, क्या लोगों को शिक्षा देना फ्री में गलत है? अब बताइए, वहां उन्होंने शिक्षा को नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उनकी बात को घुमा दिया शिक्षा, और अखबारों में भी खूब मोटे मोटे हेडिंग में छपवा दिया कि जो है फ्री रेवड़ियां शिक्षा देने पर जो है इस तरह से विरोध हो रहा है, जबकि शिक्षा के लिए कहा ही नहीं गया है। फ्री रेवड़ियों की बात हो रही है, जो फ्री बिजली करके, भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है, हम भी चाहते हैं हमारे घर में भी बिजली न रहे, फ्री हो जाए। तो आप बताइए, जब फ्री रहेगा तो हम 24 घंटा कूलर चलाएंगे, 24 घंटा पानी का मोटर चला के हम ध्यान ही नहीं देंगे, चल रहा है, पानी भर गया गिर रहा है, भाई हमको चिंता नहीं है ना बिजली का बिल का। जी तो उसका उपयोग हो या सदुपयोग हो या दुरुपयोग होगा, फ्री देंगे तो बताइए, दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा कि नहीं? जी तो कोई भी चीज को समझने के लिए अभी हम भी कुछ सदुपयोग कुछ दुरुपयोग बता रहे हैं, लेकिन अभी भी जब डिटेल में हम चर्चा करेंगे, ये टॉपिक एक एक टॉपिक बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो घंटों चर्चा करेंगे। कहीं कहीं देना चाहिए, कुछ लोगों को देना चाहिए, लेकिन अभी वो टॉपिक नहीं है, इसलिए हम उस पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। और ना पूरी तरह से हम गलत कह रहे हैं, ना पूरी तरह से हम सही कह रहे हैं। खैर, आते हैं अपने मुद्दे पर। जो पोस्ट हमने लिखा है उस पोस्ट को ध्यान से पढ़िए, उसमें हर जगह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की गई है, और आप जाकर के उसके एक एक पॉइंट को जब खोजेंगे, डिस्कस करेंगे, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मिल जाएगा। उसमें कहा गया है कि एलकेजी, यूकेजी और प्ले 3 कक्षाओं में करीब करीब जो है 6 लाख के आसपास पद हैं। तो क्या गलत है ये बताइए? पहली बार शुरू हो रहा है ना प्ले, एलकेजी, यूकेजी। 1,87,000 है, उसको हम राउंड फिगर में 2 लाख मान लेते हैं। अगर 2 लाख अगर प्री प्राइमरी स्कूल शुरू होगा और 3 कक्षाएं नहीं शुरू होंगी, तो सारे पद वहाँ खाली ही है ना, कि पहले से कोई है वहाँ? अब आप कहेंगे आंगनबाड़ी है, तो आंगनबाड़ी परमानेंट तो नहीं है ना,